सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपको इंग्लिश में ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनाना है कि भाई आप किसी काम को करने में अच्छे हैं, तो आप क्या बनाएंगे? गुड एट। इसका इस्तेमाल क्या होता है? सबसे पहले सिंपल द सब्जेक्ट, इसके बाद आपके पास आता है इज एम आर। अभी सब समझ आ जाएगा। इज एम आर, देन गुड एट, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म। वर्ब फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपको पता है किसी को? मैम आईएनजी उसके साथ लगता है। शाबाश। आईएनजी फॉर्म पास्ट पार्ट। जो होती है उसको हम वर्ब फोर्थ फॉर्म कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं इंग्लिश में, मैं डायरेक्टली बिना किसी तमीज बांधे मैं डायरेक्टली सेंटेंसेस वगैरह स्टार्ट करी हूँ ताकि आपको समझ आए, आपको रोजाना लाइफ में समझ आता रहे कि यार क्या हो रहा है। मैं अगर आपसे कहती हूँ कि भाई मैं मैथ्स पढ़ाने में अच्छी हूँ, आप लोग सवाल पूछने में तो बड़े माहिर हैं, हम कहते हैं ना अक्सर, ऐसे तंज भी मिल रहा होता है कि यार तुम लोग सवाल पूछने में तो बड़े माहिर हो, हम लोग ये काम करने में बड़े माहिर हैं। तो इसके लिए आता है गुड एट। याद रखिएगा, इंग्लिश में कभी भी गुड इन करके कोई चीज नहीं होती, हमेशा गुड एट आता है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि हम लोग खाना बनाने में अच्छे हैं, वी आर गुड एट कुकिंग, हम लोग खाना बनाने में अच्छे हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, यहाँ वी के साथ आर आ गया, गुड एट कुकिंग। जाहिर है काम करने वाला जो जुमला है वो काम करने वाले से ही शुरू होगा, वी आर गुड एट कुकिंग। अगर मैं कहती हूँ कि नहीं हम लोग खाना बनाने में अच्छे नहीं हैं, वी आर नॉट गुड एट कुकिंग, हम लोग खाना बनाने में अच्छे नहीं हैं। अच्छा भाई, आगे बात कर लेते हैं जरा। क्या हम खाना बनाने में अच्छे हैं? मैं यहाँ पर सवाल लेकर आ रही हूँ, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो मेरा हेल्पिंग वर्ब था, दैट्स कॉल्ड आर, वो पहले आ जाएगा सवाल में। आर वी गुड एट, क्या हम लोग खाना बनाने में अच्छे हैं? आर वी गुड एट कुकिंग फूड, क्या हम लोग खाना बनाने में अच्छे हैं? आर वी गुड एट कुकिंग फूड। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है, इस जैसा एक और स्ट्रक्चर है बट वो इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई से आई एम गुड एट वर्किंग, आई एम वर्किंग। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर होगा एट होम इन। एट होम इन मतलब किसी काम को करने में बहुत ज्यादा माहिर है। एक होता है ना कि यार मैं मैथ्स को सॉल्व करने में अच्छा हूँ, और एक हम कहते हैं कि यार ये वाला क्लास का बच्चा ना चीता है इस काम को करने में, दैट्स कॉल्ड एट होम इन। तो यू विल यूज द स्ट्रक्चर एट होम इन, द सेम फॉर्मेट विल बी रिपीटेड हियर। सब्जेक्ट इज एम आर, देन एट होम इन, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पर कह रही थी वी आर गुड एट कुकिंग, मैंने कहा भाई हम लोग खाना बनाने में अच्छे हैं, नहीं अब मैं कह रही हूँ हम लोग खाना बनाने में माहिर हैं। अब वी आर एट होम इन कुकिंग, वी आर एट होम इन कुकिंग, ओके। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, तो इसका नेगेटिव कैसे बन सकता है? सिंपल, वी आर नॉट एट होम इन। लेकिन इसको आप यूं भी तो कह सकते हैं ना, वी आर गुड इनफ। मतलब ठीक है, मतलब मेरी बात आप समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि एट होम इन का लेवल आता है 100%, आप किसी को कह रहे हो मैं 100% अच्छा हूँ, जबकि गुड जरा उससे थोड़ा कम होता है। यहाँ मेरा मकसद ये कहना है कि भाई मैं बहुत माहिर हूँ खाना बनाने में, या हम लोग। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं हम बहुत माहिर तो नहीं है, ठीक है हम बस अच्छे हैं, तो एक तरीके से मना ही हो गया ना ये जुमला एट होम का, कि हम लोग अच्छे हैं, अच्छे खासे हैं, बस बना लेते हैं। वी आर गुड इनफ। अब गुड के बाद ना इनफ का मतलब है काफी। याद रखिएगा, ये इनफ का जो मतलब आ रहा होता है ये यूं रिपीट होता है कि काफी। जैसे कि हम कहते हैं ना, आई एम वेरी स्ट्रोंग, आई एम वेरी स्ट्रोंग, मैं काफी मजबूत हूँ भाई, ये लो आई एम वेरी स्ट्रोंग। लेकिन अगर मैं इसको यूं कहना चाहूँ, आई एम स्ट्रोंग इनफ, तो अगर इनफ वाला जुमला है तो ये वेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्क इतना है कि वेरी स्ट्रोंग से पहले आ रहा है और इनफ बाद में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर कहती हूँ कि मैं अपनी बात दूसरों को समझाने में बहुत माहिर हूँ, आई एम एट होम इन, ये ले, एट होम इन। अब अपनी बात दूसरों को समझाने का मतलब होता है डिलीवर द मैसेज, आई एम एट होम इन डिलीवरिंग माई मैसेज, डिलीवरिंग माई मैसेज टू दी अदर्स। अच्छा, नेगेटिव इसका कैसे बन सकता है? आप में से कोई मुझे बताएगा? एक तो एक तरीका सिंपल नेगेटिव का है, सिंपल नेगेटिव बताइए। बताओ नेगेटिव कैसे बनेगा? सिंपल नेगेटिव पूछ रही हूँ यार, नॉट वाला। आई एम नॉट एट।
home in delivering my message to others. I am not Not at home in, at home delivering my message to others. ठीक है ना, आई एम नॉट एट होम इन डिलीवरिंग माई मैसेज टू दी अदर्स। अच्छा, अगर इसको मैं गुड वाले से बनाऊं तो क्या होगा? We are not good enough in cooking. नहीं, नॉट नहीं आएगा, वी आर गुड इनफ। देखो मतलब मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ ठीक है, मैं बस सही हूँ, अच्छी खासी हूँ। आई एम गुड इनफ इन डिलीवरिंग माई मैसेज टू दी अदर्स। तो इसको मैं Okay. और कैसे कह सकती हूँ, इधर देखें जरा। देखिए भाई, तवज्जो के साथ बैठे क्लास में प्लीज, मेहरबानी करके, क्योंकि चीजें ना बड़ी बारीकी से डिस्कस हो रही हैं। मैम, जी जी। वो जो गुड एट है, अगर वो सिंगल पर्सन ही शी के लिए अगर इस्तेमाल हो तो वो कैसे होगा गुड एट? फॉर एग्जाम्पल, वो लड़की मैथ सॉल्व करने में अच्छी है, शी इज गुड एट सॉल्विंग द मैथ्स। शी इज एट ये होम एट सॉल्विंग द मैथ्स। इन नहीं आएगा, बस गुड के साथ ना एट ही आएगा बेटा। अच्छा, इंडिविजुअल हो या सब बहुत सारे दोनों में? हाँ मतलब सबके साथ ही एट आएगा, कभी भी गुड के साथ इन आता ही नहीं है ना। मतलब मैं कभी ये नहीं कह सकती आई एम गुड इन मैथ्स, आई एम गुड इन ड्राइविंग। गुड के साथ एट ही आता है, गुड के साथ कभी भी इन नहीं आ सकता। मेरी बात समझ आ रही है? जी जी। अच्छा, अगर मैं आपसे यूं कहूँ अगर मैं आपसे यूं कहूँ कि मिसाल के तौर पर, क्या हो रहा है ये? अच्छा, यहाँ पर ये एड होमन वाली बात समझ आई आपको? मेरे बाकी बच्चों को भी समझ आ रही है, सर पे से जा रही है? पहले तो मुझे ये बताएं। जी जी, समझ आ रही मैम। अच्छा, अब मैं तीसरा स्ट्रक्चर बता रही हूँ, किसी काम को करने में बहुत माहिर होना एट होमन, सिर्फ अच्छे होना गुड एट। अब थोड़ा आप बात कर लेते हैं हम बुरे होने की, दैट्स कॉल्ड बैड एट। सेम स्ट्रक्चर है, मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, इसको हम ऐसे देखते हैं। मैंने कहा भाई तुम तो बहुत ही बुरे हो मजाक करने में, तुम बुरे हो। यू आर बैड एट लाफिंग, या लाफिंग नहीं, क्रैकिंग द जोक्स कर ले, मजाक करने को कहते हैं क्रैकिंग द जोक। यू आर बैड एट क्रैकिंग द जोक्स। अच्छा, हम लोग बुरे हैं, हम लोग बुरे हैं अपना वादा पूरा करने में, यानी बुरे से मुराद भाई सही नहीं है। हम कहते हैं ना यार, इस आदमी के जबान का कोई भरोसा नहीं है, ये मुकर जाता है, इट मीन्स ही इज बैड एट। तो अगर मैं कहूँ कि भाई वो वादा पूरा करने में पूरा नहीं है, ही इज बैड एट फुलफिलिंग द प्रॉमिस। फुलफिलिंग, ही इज बैड एट फुलफिलिंग द प्रॉमिस। मेरी बात समझ आ रही है यहाँ पर? फुलफिलिंग द प्रोसेस का प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ कि वो वादा पूरा करने में अच्छा नहीं है। क्लास में 8 स्टूडेंट मौजूद हैं, लेकिन मुझे एक का भी जवाब नहीं आ रहा। जुनैरा और गुलजार की बात नहीं कर रही हूँ, बाकियों की बात कर रही हूँ कि क्यों। तुम लोगों को बाकी सब कुछ पूरा पूरा समझ आ रहा है? क्लास के एंड में किसका वेट करोगे? मैं तो नहीं आई थिंक समझ चुकी कि भाई मैं 8 बजे से बैठी हूँ, नहीं, क्लासेस ले रही हूँ। गुड इनफ का क्या मतलब होता है? हाँ, ये आपको अब ख्याल आया है? मतलब मैं तो नहीं समझ रही कि मैं 8 बजे से जो है वो पूछ पूछ रही हूँ कि बोलो बोलो। इवन स्टूडेंट्स को टाइम का ही नहीं पता कि उन्हें किस टाइम पे आना है। खैर, गुड इनफ का मतलब होता है कि आप अपनी एडजेक्टिव बता रहे हो। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं आई एम वेरी ब्यूटीफुल। मिसाल के तौर पर एक ऐसी बात कर रही हूँ, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी की जगह आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आई एम ब्यूटीफुल इनफ। तो वेरी को आप रिप्लेस करके ना इनफ लगा सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर इनफ विल कम एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस एंड एट द आफ्टर और सॉरी और आफ्टर द एडजेक्टिव। अब इस सेंटेंस में आई एम वेरी ब्यूटीफुल का मतलब है कि मैं काफी मतलब एक मैं बात कर लेती हूँ, मैं अपने आप की बात नहीं कर रही हूँ भाई, कहीं तुम लोग बोलो। आई एम वेरी ब्यूटीफुल की बात मैंने कर ली कि यार भाई मैं काफी ज्यादा हसीन हूँ। लेकिन यहाँ पर वेरी, इस जुमले में ना ये जो ब्यूटीफुल है इसकी ना खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। अगर मैं सिर्फ इतना कह देती कि आई एम ब्यूटीफुल तो भी चलता। आई एम वेरी ब्यूटीफुल का मतलब ये है कि मैंने एक डिग्री असाइन कर दी कि यार बहुत ज्यादा। तो इसको वेरी को रिप्लेस करने के लिए आप एक और तरीका भी अपना सकते हैं, दैट्स कॉल्ड आई एम ब्यूटीफुल इनफ। तो आपने यहाँ पर आई एम ब्यूटीफुल लगाया और वेरी को रिप्लेस करके यहाँ पर इनफ, और इनफ ऑलवेज रिमेंबर कि ये सेंटेंस के लास्ट में आएगा। तो अब मैं आपसे कहती हूँ कि रस्सी मजबूत है। मैंने कहा रस्सी मजबूत है तो क्या होगा? द रोप इज The स्ट्रॉन्ग। string. हाँ, स्ट्रिंग भी हो सकता है, शाबाश। अच्छा, स्ट्रिंग कहते हैं धागे को ना, रस्सी को रोप कहेंगे। द Okay, रोप ma'am. इज स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब Strong इसमें enough. आप बताइए कि अगर मैं कहूँ कि रस्सी काफी मजबूत है और इनफ वाले सेंस में, तो क्या बनेगा? The rope is strong enough. हम्म, द रोप इज स्ट्रॉन्ग इनफ। Strong.
अच्छा, यहाँ पर हमने देखा, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। मेरी बात समझ आई है आपको, जिस बच्ची ने सवाल मुझसे पूछा था? जी मैम। अच्छा, बाकी जो बच्चे हैं वो नहीं पूछ रहे, तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। अच्छा ठीक। मैम, बेड रेट का भी सेम ही होगा जैसे गुड रेट है? हाँ बिल्कुल सेम बेटा, वही तो है, देखो इधर देखो। अच्छा, इसमें मतलब इन यूज नहीं होगा मतलब? नहीं, इन होता ही नहीं है ना, मतलब हमें ये बात नहीं पता होती, क्या कभी भी इन नहीं आता, गुड इन बैड इन कोई चीज ही नहीं होती ना। आपने डायरेक्टली कहना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि यार ये लड़का तो देखो कितना अच्छी ड्राइविंग कर लेता है, तो क्या हो जाएगा? ही तो बहुत हो गया, शी कर लेते हैं। मैंने कहा वो लड़की, तो क्या हो जाएगा? शी इज गुड एट। लेकिन मैं कह रही हूँ बहुत ही बुरी है भाई ड्राइविंग में। शी इज बैड एट ड्राइविंग, बहुत ही बुरी है ये लड़की, शी इज बैड एट ड्राइविंग। ठीक है। ओके। तो अभी हमने क्या देखा शुरू में? गुड एट, फिर देखा एट होम इन, तीसरा हमने देखा बैड एट। अच्छा बेटा, मैं ऐसे ही करके एक आगे बात करने लगी हूँ, दैट इज यूर लेजी एट, लेजी एट। और मैं अपने पास से आपको थोड़ा सा और बता दें, लेजी एट का मतलब होता है किसी काम को करने में सुस्त होना। सुस्त से मतलब ये होता है कि अगर आप सबने नोट किया हो, किसी काम को आप पहली मर्तबा देखें, ठीक है, आपने कोई क्लास ली, बिल्कुल नया नया टॉपिक था, आपने कहा "ओए होए आज तो पढ़ने में मजा आ गया"। आपने वो नया नया टॉपिक लिया, नया नया पढ़ रहे हैं आप, तो आपको ना वो टॉपिक इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके ध्यान में उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। एज कम्पेयर टू दिस, अ टॉपिक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, अगर एक पढ़े हुए टॉपिक को कोई रिवाइज करवाए तो आप बोलेंगे हाँ ना, अच्छे से समझ आ गया, ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो ऐसा होता है कि जब आप किसी नई चीज को पहली बार सॉल्व करते हो या पहली बार पढ़ते हो, तो वहां पर जो हमारे मुंह से एक जुमला निकलता है ना, यार ठीक है मुझे समझ आ गया बट आई नीड सम टाइम टू डू इट, तो वहां पर आता है लेजी एट। और लेजी का मतलब आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि किसी काम को करने में आपकी रफ्तार का सुस्त होना यानी कम होना, नॉट एफिशिएंट टू डू एनी वर्क। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि भाई मैं ना बड़ी सुस्त हूँ काम को करने में, आई एम लेजी एट वर्किंग, आई एम लेजी एट वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल अम्मी ने मुझे कहा कि जाओ तुम उनसे ये चीज खरीद के ले आओ, मैं बोलूंगी अम्मी देर लगाते हैं भाई, उन्हें ना चीजें वैसे बांधना नहीं आती है, मतलब कोई शॉपकीपर की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी? द शॉपकीपर। इज लेजी। हाँ, तो मैं इसको क्या कहूंगी बच्चा? द शॉपकीपर इज लेजी एट डीलिंग इन। डीलिंग, अच्छा देखो अभी आप बोलोगे मिस डीलिंग इन का मतलब क्या होता है? देखो डील इन एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज में कारोबार करना, या डील इन, जैसे मैं कहूँ कि भाई वो शॉपकीपर ना बहुत ही ज्यादा सुस्त है, तो डीलिंग कस्टमर के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा डील विद कस्टमर्स। अब मेरी बात समझना तुम लोग, एक मिनट। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ डील इन कह रही हूँ ना, अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लगाती हूँ डील इन का, तो उसका मतलब होता है किसी चीज में तिजारत करना, किसी चीज में। फॉर एग्जाम्पल कोई कपड़े का कारोबार करना, कुछ करना। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ ना डील विद, तो इसका मतलब होता है किसी इंसान के साथ। अब आप लोग मुझे बताओगे, मैंने आपसे कहा कि भाई मैं ना सिंधी पढ़ाने में बहुत ज्यादा वीक हूँ, मतलब वीक से मुराद लेजी एड की बात कर रही हूँ मैं, मुझे टाइम चाहिए भाई, मैं सिंधी विंधी नहीं पढ़ा सकती, मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, बताओ जरा? आई एम लेजी एट टीचिंग सिंधी। अच्छा, अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज्यादा वीक हूँ, आई एम लेजी एट टीचिंग दी यंगर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसको मैं यूं कहूँ कि वो जो आंटी है ना, वो बहुत सुस्त है, और डील करने में कोई वो टेक्सटाइल का काम करती हैं वो, तो मैंने कहा भाई उनकी जो है ना डीलिंग वगैरह सही नहीं होती है, वो टेक्सटाइल वगैरह का सही काम नहीं करती हैं। टेक्सटाइल कहते हैं क्लोथ्स को। तब आप लोग मुझे बताओ क्या बनेगा? पूरा वो सेंटेंस क्या होगा मैम? वो औरत बहुत ज्यादा वीक है यानी सुस्त है कपड़ों का कारोबार करने में। Those woman is दैट वुमेन। lazy. That woman is lazy at dealing with. सबर करें, मैं बता देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर कहा कि शी इज लेजी एट, अब यहाँ पर मैंने कहा डीलिंग इन क्लोथ्स, डीलिंग इन किसी चीज के साथ, लेकिन मैंने क्या कहा? शी इज लेजी एट डीलिंग इन क्लोथ विद कस्टमर। Okay. तो यहाँ पर जो मैंने डील के साथ एक बार इन लगाया और आगे मैंने विद लगा दिया, तो वो मसला नहीं था, अगर आप विद काट भी दो। शी इज लेजी एट डीलिंग इन क्लोथ्स
वो औरत यानी बहुत ज्यादा सुस्त है, उसे नहीं आता कपड़ा वपड़ा बेचना। शी इज लेजी है डीलिंग इन क्लोथ विद कस्टमर। आगे चलते हैं, मैंने कहा तुम खाना बनाने में बहुत ज्यादा सुस्त हो, क्या बनेगा? आप खाना बनाने में सुस्त हो, क्या बनेगा बच्चों? You are lazy at cooking. यू You are आर lazy. लेजी Lazy. एट कुकिंग। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आई है तो अभी तक मैं आपको जरा डिस्कस करती हूँ कि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश में कुछ स्ट्रक्चर्स। और स्ट्रक्चर जरूरी होते हैं, गुड एट के द ऑपोजिट है बैड एट। सही है। अच्छा, एट होमिन का मतलब होता है किसी काम को करने में बहुत माहिर होना, और इसके ऑपोजिट हो जाएगा लेजी एट, कि मतलब एक बहुत माहिर है और एक बिल्कुल सुस्त है। इन सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, लाइक आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और ये बिल्कुल आसान है। अगर मैं इन्हीं के पास्ट की बात करूं, भाई अभी आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो बेटा प्रेजेंट में क्या आ रहा है? सब्जेक्ट के बाद इज एम आ रहा है, ठीक है। Yes, लेकिन अगर मैं ma'am. पास्ट की बात करूंगी तो यहाँ पर क्या आएगा? कोई मुझे आप में से बताएगा? Second form. नहीं, कोई और? बहुत बार। Was, were. वॉज वर आ ऐसा जाएगा वो इज एम आर second की form. जगह। क्यों? क्योंकि देखें, मैम ये second form ही हो गया ना? मैं बताती हूँ। सेकंड फॉर्म स्टेट वर्ब की होगी। आप सही कह ओके रहे हो मैम. अपनी जगह, लेकिन जाहिर है वो सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे इस बात को। हाँ, देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ सब्जेक्ट इज एम आर एट होम इन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इन ऑब्जेक्ट, ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स, ऐसे वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस जिसमें इज एम आर आता है, जिनमें इज एम आर आता है, तो जब ये पास्ट में जाते हैं ना तो इनमें वॉज वर आ जाता है। इनमें पास्ट के सेंटेंसेस में वॉज वर आ जाता है, अदरवाइज ऑल द थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, उनमें इतना मसला नहीं होता। अब अगर मैं एक सेंटेंस आपसे पूछती हूँ, अच्छा, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस आपसे पूछ लेती हूँ, मिसाल के तौर पर, भाई मैं बिल्कुल अच्छी नहीं थी इंग्लिश बोलने में, मैं अच्छी नहीं थी, मैं गुड एट का मना कर रही हूँ कि मैं इंग्लिश बोलने में अच्छी नहीं थी, क्या बनेगा बेटा? I was not good at English. बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं? He was not good at speaking English. क्या कह रहे बेटा? मैम यही कि she was not good at speaking English. हाँ, अगर मैं कहूँ कि भाई मैं बिल्कुल अच्छी नहीं थी इंग्लिश बोलने में, आई वॉज नॉट गुड Good एट at. Good at speaking स्पीकिंग। English. मैम, अगर से आप डायरेक्ट बना रहे हैं I was bad at speaking English, ये भी तो है। हाँ, इसको ऐसे बना सकते हैं गुलजार, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग बच्चे समझदार हो इसलिए मैंने कहा आप बना सकते हो, मसला नहीं। अच्छा, आई वॉज नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, बिल्कुल ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूँ कि एड होवन के साथ कि भाई वो लोग तो बिल्कुल माहिर नहीं थे, वो लोग तो बिल्कुल भी माहिर नहीं थे स्ट्रेस को हैंडल करने में या प्रोफेशनली स्ट्रेस को हैंडल करने में, तो यहाँ दे के साथ क्या आ जाएगा? वर आएगा। Were, क्योंकि were हाँ, not हाँ, मैं Yes. समझाती हूँ बेटा ये भी। in dealing English. In dealing the. होता क्या है कि असल में हमारे पास प्रेजेंट में इज एम आर आते हैं। अब आपको पता है कि प्रेजेंट में इज एम आर का मतलब होता है कि इज आता है हमारा किन किन के साथ? ही, Singular के साथ. हाँ सही है, He, she और शाबाश, singular. बिल्कुल He ठीक है। she ही yes. शी एंड इट, यानी सिंगुलर के साथ आता है, सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। अच्छा, एम विल कम ऑलवेज I, विद आई, शाबाश। एंड आर का मतलब होता है हमेशा plural के साथ. प्लूरल के साथ, यानी वी, You and plural. वी यू एंड दे के साथ, We, शाबाश। you, they, them. ठीक है ना, ये हो गया प्रेजेंट। बट इफ आई टॉक अबाउट दी पास्ट यूजेज, तो फिर हमारे पास पास्ट में आते हैं वॉज वर्ड। वॉज ऑल सिंगुलर के साथ आता है, ही, He, शी, she, इट एंड आई के साथ भी आएगा। he was. जबकि वर जो है वो, They, They you. they, were you, they. तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, दे के साथ क्या आएगा पास्ट में? वर। मैंने कहा वो लोग बिल्कुल भी माहिर नहीं थे स्ट्रेस को डील करने में, दे वर नॉट एट होम इन डीलिंग द स्ट्रेस, वो लोग बिल्कुल भी माहिर नहीं थे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका फ्यूचर बनाऊं,
अगर मैं इसका फ्यूचर बनाऊं तो विल बी आएगा। इसका will फ्यूचर be। कैसे बनेगा? विल बी के साथ आ जाएगा। विल बी इट इज यूज विद ऑल द सब्जेक्ट्स। ये सबके साथ इस्तेमाल होता है। इट इज यूज विद ऑल द सब्जेक्ट्स। अपने पास 4 हाँ। सेंटेंसेस नोट डाउन कीजिएगा, क्लास के एंड में मुझे होमवर्क शेयर कीजिएगा। पहला सेंटेंस बताने लगी हूँ एक ही बार में। हम लोग माहिर हैं, बल्कि प्रेजेंट वाला हो चुका है। हम लोग माहिर थे बचपन में खिलौने बनाने में। हम लोग माहिर थे खिलौने बनाने में बचपन में। अच्छा जी, दूसरा सेंटेंस लिखिएगा। बेटा ये म्यूट करो, बाकी लोग जो है, बाकी लोग माइक म्यूट कर लें। अच्छा, नेक्स्ट जनरेशन काफी बुरी होगी। नेक्स्ट जनरेशन काफी बुरी होगी चीजों को याद रखने में। चीजों को याद रखने को कहते हैं मेमोराइजिंग द थिंग। याद करना या याद रखना, MEMORIZING, मेमोराइजिंग। नई जनरेशन बहुत ज्यादा बुरी होगी चीजों को याद करने में। लास्ट सेंटेंस लिखिएगा। वो लड़की काफी सुस्त थी कंप्यूटर को ऑपरेट करने में। वो लड़की काफी ज्यादा सुस्त थी कंप्यूटर को ऑपरेट करने में। मैम पहला कौन सा था? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मैंने एक सेंटेंस 2 बार रिपीट किया था, क्या हो गया आप लोगों को बच्चों? हम बावले लोग हो रहे हो माहिर तुम? थे बचपन में खिलौने बनाने में। हाँ बता बेटा। हम लोग माहिर थे बचपन में खिलौने बनाने में। बावले बच्चे हो रहे हो क्या तुम लोग? हैं, पढ़ा मैं रही हूँ, चढ़ तुम लोगों को रही है बच्चों। क्या हो गया तुम लोगों को बच्चों, गंदे वाले बच्चों? अच्छा जी, अब ये मुझे आप क्लास के बाद शेयर करेंगे। फिलहाल मैं आपको मॉडल वर्ब्स की तरफ लेकर आ रही हूँ। मॉडल वर्ब्स का मतलब होता है, मॉडल वर्ब्स आप में से कोई मुझे बताएगा मॉडल और मॉडल में क्या फर्क होता है? वो जो लड़कियां कैट वॉक कर रही होती है वो भी तो मॉडल है ना। आजकल हर कोई टिकटॉक चला के मॉडल बना फिर रहा है बेटा, वो भी तो एक मॉडल होता है ना। मुझे बताओ मॉडल एंड मॉडल में क्या फर्क है, पहले ये बताओ। कौन से हाँ। मॉडल में? दो मॉडल होते हैं ना, एक तो वो होता है स्ट्रक्चर पड़ा होता है, उसको बोलते हैं एक मॉडल है। एक तो ये आजकल घूम फिर रही होती हैं, अच्छा घूम बच्चों फिर मैं रहे एक होते बात हैं। आपको बता दूं, एक मिनट, सॉरी बेटा एक मिनट रुकना। ये जो अभी क्लास 10 बजे शुरू हुई है ना, इसमें मुझे पता है कि बहुत सारे नए बच्चे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से ही लेके चल रही हूँ कसम से। ये देखो आज मैंने बिल्कुल स्टार्ट से लेके, ये देखो मेरे पास एक बच्ची का मैसेज आया तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ से, ये मैं आपको ये देखो स्टार्ट से लेके चली हूँ। मैंने आपको बात स्टार्ट ऐसे की थी कि आज हम इंग्लिश में बजाय किसी ग्रामर के पढ़ने के, मतलब मैं नहीं समझती कि अभी आपको फॉरन कोई ग्रामर वगैरह में इन्वॉल्व कर दिया जाए। आपको अभी हम स्ट्रक्चर्स सिखाएंगे। और स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मैंने आपको आज 4 स्ट्रक्चर्स बताए हैं। आप उन स्ट्रक्चर्स में अगर पास्ट आ रहा है तो वॉज वर रख देना, फ्यूचर आ रहा है तो विल भी रख देना, पहली बार। दूसरा ये कि पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आपने बस ये याद रखना है, गुड एट का मतलब होता है अच्छा होना, एडोमिन का मतलब होता है माहिर होना, बैड एट का मतलब होता है बुरा होना, और लेजी एट का मतलब होता है काफी बुरा होना। ठीक है, मैंने आपको अभी जुमले इसके बनवाए भी हैं। तो ठीक है, आपको मसला हो रहा होगा, बट द थिंग इज दैट कि इससे ज्यादा बिगिनर तो बेटा फिर स्कूल में जाना पड़ेगा। इससे ज्यादा बिगिनर हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि अभी तो मैंने आपको ग्रामर शुरू ही नहीं कराई ना मुन्ना। अभी तो मैंने मतलब एक लफ्ज भी नहीं पढ़ाया अभी 10 बजे वालों को तो। अभी आपको टेंसेस रहते हैं, अभी कुछ भी नहीं कराया, ठीक है? तो बी फोकस्ड प्लीज। अच्छा जी, क्या कह रहे थे गुलजार साहब आप? मैम ये कह रहा था मैं, एक मॉडल वो होता है जो मतलब स्ट्रक्चर पड़ा होता है। जैसे किसी कोई मॉल वगैरह बन रहा होता है ना, तो उसकी एक डिजाइन होती है, एक उसको मॉडल बोलते हैं। गुलजार आप जो सही है। खाते खाते बता रहे हैं ना, आपकी आवाज बिल्कुल हल्की आ रही है, तो पहले आप खाएं मैम और जो मजे से ए खाएं। के साथ जो ए के साथ है मॉडल, वो है तरतीब देना, मतलब किसी सेंटेंस को जैसे हम देते हैं किसी भी चीज़ को तरतीब। और जो मॉडल होती है वो मतलब खुद को रिप्रेजेंट करना। शाबाश। देखो बच्चों,
एक होता है मॉडल, एक होता है मॉडल। ये इंग्लिश का दूसरा टॉपिक है। ये मैंने आपको पहला वाला से भी स्ट्रक्चर थोड़े से पढ़ाए, वो हमारे रोजाना चलते रहेंगे। तो अब हम जरा डिस्कस करते हैं। ये हमारा टॉपिक सेकंड नंबर टॉपिक है, ठीक है। अच्छा बच्चों, मॉडल वर्ब की मैं बात कर रही हूँ। मॉडल वर्ब हमारे पास बहुत सारे होते हैं ना। अब इंग्लिश का ये सेकंड टॉपिक है। पहले मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें करवा दूं ताकि आप बोलने लायक हो जाओ, ठीक है। अच्छा, मॉडल वर्ब का मतलब होता है आप कोई काम मतलब, अब सुनो मेरी बात। एक होता है इंग्लिश में मॉडल, MODEL, और एक होता है AL। देखो जो ई वाला है ना, इसका मतलब होता है नमूना। अब नमूने का मतलब ये नहीं है जो हम कह रहे होते हैं कि कोई नमूने, नहीं नहीं वो नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब होता है कोई रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि आपने देखा होगा बिल्डर्स जो है, जहाँ पर इमारतें बन रही होती हैं, वो पहले पूरी बिल्डिंग बनाकर नहीं दिखाते कि हमने ऐसा बना दिया और अब आप आके खरीदें। वो पहले एक मॉडल लिए बैठे होते हैं और दिखाते हैं कि भाई हम ऐसा बनाएंगे। तो इट मीन्स कि वो उसको देखकर अपने कस्टमर्स घेर रहे होते हैं ना। कुछ लोगों को उनका प्रोजेक्ट पसंद आता है, वो ले लेते हैं, वरना इस तरीके से तो लॉस हो जाएगा ना अगर वो बनाकर आगे आएंगे तो वो होता है मॉडल, नमूना, कोई सैंपल जिसे दिखाते हैं। जबकि MODEL मॉडल का मतलब होता है तरतीब देना या फिर वजाहत देना। अब इंग्लिश में हमारे पास आज चार ऐसे तरीके मैं आपको सिखाऊंगी। एक तो मैंने आपको बता दिया, आप अच्छा बुरा ऐसे करके अपनी बात कर सकते हो। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये है हमारा थोड़ा सा ग्रामर का टॉपिक। ये हमारा पहला टॉपिक है मेरे तमाम नए बच्चों के लिए, ठीक है। और यहाँ से हमारी क्लास बेसिकली स्टार्ट हो रही है मॉडल से। तो MODEL मॉडल का मतलब होता है तरतीब देना। इस मॉडल का मतलब होता है कि अगर आप इंग्लिश में किसी को सजेशन देते हो, बच्चों अगर आप किसी को मशवरा दोगे तो वो भी तो एक तरीके का जुमला होगा ना। ये यानी मॉडल्स आर यूज्ड, मैं लिख देती हूँ, दे आर यूज्ड टू गिव सजेशन, ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, टू इंडिकेट द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है फ्यूचर का कोई इम्कान। पॉसिबिलिटी, इम्कान हमेशा फ्यूचर में ही होता है, पास्ट में कभी भी इम्कान नहीं होता। टू इंडिकेट द पॉसिबिलिटी और एबिलिटी। एबिलिटी, मैं कह क्या रही हूँ आपको, अगर चार तरीके के जुमले इंग्लिश में बनाने हैं। पहला सजेशन, जिसमें आप किसी को मशवरा देते हैं। ऑर्डर, जिसमें आप किसी को कमांड देते हैं। टू इंडिकेट द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है आप कोई इम्कान की बात कर रहे हैं कि यार मतलब ऐसा हो सकता है, ठीक है। और एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत। एबिलिटी, एबिल यानी सलाहियत, आपकी सलाहियत है, वो एबिलिटी वाले सेंटेंसेस होंगे। तो ये चार जो है स्पेशल हम मॉडल्स में डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा आपका जो टॉपिक है ना वो मॉडल वर्ड्स है। तो ये मॉडल वाला नहीं है, मॉडल MODEL वाला मॉडल वर्ड। यानी इन चार तरीकों से आप आज अपनी बात करना सीखेंगे। अच्छा, सजेशन के लिए हमेशा आता है, आपको पता है, किसी को मशवरा वगैरह देने के लिए आता है शुड। किसी को ऑर्डर देने के लिए आता है मस्ट। मस्ट आता है। किसी की पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे या माइट आता है। पॉसिबिलिटी मे और माइट ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं। और एबिलिटी बताने के लिए आपके पास कैन आता है। अभी इसको हम जरा देखते हैं। अच्छा, होता क्या है, अभी हम आगे बात करते हैं। देखो बेटा, ये चारों मॉडल्स जो हैं इनमें एक ही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला एक होना तो आसान हो जाता है जुमले बनाने में। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, दुनिया में कोई भी काम करने You वाला। should obey your teacher. हम्म, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, आई वी यू दे ही शी इट, कोई भी यानी काम करने वाला। उसके बाद आप यहाँ पर मॉडल लेकर आ जाओगे, ठीक है। मॉडल के बाद आप यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आप एंड में क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को मशवरा दे रही हूँ तो मैं क्या कहूंगी, एक एक सेंटेंस ले लेते हैं। अच्छा, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन पे मत जाया करो बच्चों। अगर मैं आपसे कहूँ आपको अपने टीचर का एहतराम करना चाहिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपको। जुमला किससे स्टार्ट है, आपसे, क्योंकि आपको करना है ना, टीचर का एहतराम है, टीचर तो मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने कहा कि आपको अपने टीचर का एहतराम करना चाहिए। यू शुड Obey रिस्पेक्ट, your हाँ रिस्पेक्ट या
अच्छा, रिस्पेक्ट का मतलब होता है अदब करना। ओबे का मतलब होता है उनकी कही हुई बात मानना। OBEY, ओबे का मतलब होता है उनकी बात मानना। अच्छा, यू शुड रिस्पेक्ट या ओबे द टीचर। अच्छा, अब अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर कि आपको मैम यूर सिगरेट, की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? अगर मैं यूं कह रही हूँ कि आपको अपने टीचर की जो है इज्जत करनी चाहिए, तो यू शुड रिस्पेक्ट योर ओके। टीचर। लेकिन अगर एक जनरल फिनोमेना है कि टीचर कोई भी हो भले, आप उसका एहतराम करें, दैट्स कॉल्ड द टीचर। इसीलिए तो है ना कि दुनिया का कोई भी कानून टीचर को हाथ पे हथकड़ी नहीं लगा सकता। तो एक तरीके से वो कानून उनके अदब के लिए बनाया गया है ना। अगर टीचर मुजरिम भी है ना, तो टीचर को कभी भी हथकड़ी नहीं लगती, मतलब उसको कभी भी आप हाथ में हथकड़ी नहीं लगा सकते। तो ये एक कानून है ना, चाहे वरना दुनिया के हर इंसान को लग सकती है। तो हम क्या कहेंगे, आपको टीचर का एहतराम करना चाहिए। टीचर इज जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्या होगा, यू शुड रिस्पेक्ट द टीचर। अच्छा, अगर मैं कहूँ लाजमी करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट यू मस्ट रिस्पेक्ट द रिस्पेक्ट टीचर। द आपको टीचर। टीचर का लाजमी एहतराम करना चाहिए। अच्छा भाई, आगे बात कर लेते हैं जरा बच्चों। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप शायद टीचर का एहतराम करो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अ, मतलब नहीं कर पाते, हमने उन्हें प्रेजेंट में डांटा, भाई ये कर लो वो कर लो, अच्छा फिर वो अब सुधर रहे हैं, तो अम्मी कहती है नहीं नहीं अब इंशाल्लाह अब से नहीं करेगा ये, मतलब उसको जबरदस्ती ना बनाने के लिए, नहीं नहीं बच्चा अब नहीं करेगा ये, इंशाल्लाह अब नहीं करेगा। तो क्या कहते हैं, शायद वो अब टीचर का एहतराम कर ले।